हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगा और चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैथ्स और साइंस के वीडियो यहाँ पे वन शॉट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सबस्टांसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइम। तो ऐसे सबस्टांस जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि सोडियम, उसके बाद गोल्ड हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया। देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अब तक हम लोग 118 एलिमेंट को जान पाए हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। अब बात आती है कि एलिमेंट्स को क्यों बनाया गया। तो एलिमेंट्स, पहली बात तो यह है कि एलिमेंट्स जो एक तरह के सब एटम को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब उनको क्लासिफाई किया गया है इस तरह के ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला है वो है डोबेरेनियर ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब आपको बता दें, डोबेरेनियर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ट्रेड्स उन्होंने दिया था। ट्रेड्स मतलब होता है टुकड़ी, मतलब कि यहाँ पे 3 एटम का यूज किया जाएगा, 3 एलिमेंट का। व्हेन द एलिमेंट्स वेर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए डोबेरेनियर ने अपने ट्रेड में क्या बोला कि जब भी हम किसी 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, वो उन दोनों के मतलब जो आगे और पीछे रहेंगे उन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज के बराबर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया गया है और बेरियम का दिया गया है। अगर इन दोनों को सम करके आप एवरेज निकालेंगे, मतलब कि कैल्शियम प्लस बेरियम अपॉन में 2 करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 87.6 या फिर अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो ये कहा गया है डोबेरेनियर ट्रेड्स में। अब इसका लिमिटेशन क्या है, ओनली 3 ट्रेड्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। तो उस टाइम पर जब इन्होंने ट्रेड्स को दिया, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें से केवल 3 ही ऐसे ट्रेड्स बन पा रहे थे। मतलब कि सिर्फ 3 ट्रेड्स ऐसे थे जो कि इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे थे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मास होता है कार्बन 12 के मास से। उसके जब 12 यूनिट हम लोग लेते हैं तो ठीक है, कार्बन 12 मतलब कि C6 ये हो गया और इसका जो ये हो गया वो मास हो गया। ये जो है वो एटॉमिक नंबर है। उसके बाद देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो है वो दूसरा है, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ये किस पे बेस्ड था, ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही बेस्ड था, ट्रेड्स की तरह। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इट वाज फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। एग्जांपल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर सेम। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या इन्होंने बताया था कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, तो जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के तरह ही अपना प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे कि यहां पर सोडियम हो गया और लिथियम हो गया। ठीक, अब इसका लिमिटेशन क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन है एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब कि ये जो इन्होंने लॉ दिया था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही, मतलब कि Ca तक ही एप्लीकेबल था, उससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो दूसरा लिमिटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन इट।
और जो भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होते थे वो इस लॉ में फिट नहीं हो पा रहे थे, मतलब कि वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो तीसरा लिमिटेशन है, इट सम केसेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वेयर नॉट सेम एज डिफाइंड बाय ऑक्टेव। तो कुछ केस में ऐसा भी हुआ कि जैसा ऑक्टेव ने बताया था वैसा प्रॉपर्टी सेम नहीं हो पा रही थी, मतलब कि जो 8वें और जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो सेम नहीं हो पा रही थी। उसके बाद जो चौथा लिमिटेशन है, वर्कड वेल ओनली विथ लाइटर एलिमेंट। लाइटर मतलब जो हल्के एलिमेंट होते हैं उनके साथ ही ये लॉ सेटिस्फाई कर पा रहा था। उसके बाद जो लॉ दिया गया, तीसरे नंबर का जो लॉ दिया गया वो दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मास चेंज करेंगे उसका प्रॉपर्टी चेंज होता रहेगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पे बेस है। कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आए कि व्हाट इज ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो आपको लिखना है वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये एक पॉइंट हो गया। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या क्या अचीवमेंट रहा? तो जो पहला अचीवमेंट है, जो फर्स्ट अचीवमेंट है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। तो इनके पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जितने भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं उनको एक साथ हम लोग ग्रुप कर सकते थे। उसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है, सम गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। कुछ गैप छोड़े गए थे जो कि अभी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं उनको फिट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ए बी, यहाँ पे डैश दे देते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डैश दे देते हैं। तो जो ये एग्जाम्पल उनको बताया गया था, तो जो यहाँ पे ये खाली स्थान छोड़ा गया है उन्होंने ऐसा यहाँ पे ब्लैंक जगह भी छोड़ दिया था ताकि जो भी एलिमेंट नया डिस्कवर्ड होगा वो यहाँ पर फिट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है, नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो नोबल गैस होते हैं उनको बिना किसी डिस्टर्ब किए, बिना किसी ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हम प्लेस कर पा रहे थे। ठीक है, नोबल गैस क्या होते हैं? नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सब सारे जितने होते हैं वो नोबल गैस होते हैं। अब बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पहला लिमिटेशन है, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसके लिए कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं था इनके टेबल में। उसके बाद नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1H1, फिर 1H2, फिर 1H3। तो ऐसे आइसोटोप्स के लिए कोई भी यहाँ पे वो नहीं दिया गया था, प्लेस नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि एटॉमिक मास पे ये टेबल मेरा बेस है। तो एटॉमिक मास मतलब कि ये चेंज हो रहा है एटॉमिक मास। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाता है लिमिटेशन में, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिख रहा था। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सेप्टेड जो टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहले ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास के। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बताया गया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होता है वो मास की नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन में वर्क करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बताया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड से डिनोट किया जाएगा एंड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। और जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा जिसमें कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट बात करते हैं
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो एज पीरियड्स। तो ग्रुप और पीरियड्स की बात तो मेंडली में भी की थी, ठीक है, लेकिन वहां पे कम था, वहां पे जो नंबर थे वो कम थे। इन्होंने नंबर को इंक्रीज किया 18 और 7 पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाता है, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप में उनके पास क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे देखेंगे हम, जो कि आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं। चौथा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप्स। जो नंबर ऑफ शेल होता है, मतलब कि जैसे ये कोई एलिमेंट हो गया, तो ये उसका जो एटॉमिक, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो जो नंबर ऑफ शेल होगा, ये जो सेल है, जो रिंग है ना, उसको सेल बोलते हैं, जो रिंग है उसको सेल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे, तो ये जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल। और जैसे जैसे हम पीरियड्स के आगे बढ़ेंगे तो वहां पे जो संख्या होगी शेल की वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, यहां पे जो संख्या होगी वो इक्वल होगी। उसके बाद छठवां पॉइंट क्या है, ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड, ठीक। जितने भी पीरियड होंगे वो एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल फिल्ड कर रहे होंगे। उसके बाद जो सातवां पॉइंट दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल। हम नंबर ऑफ एलिमेंट को प्लेस्ड करेंगे पीरियड में, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर रहे हैं अलग अलग शेल में, ठीक है। 8 पॉइंट्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड मतलब कि भरना, मतलब कि भरना, इन अ शेल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन शेल। जैसे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे हम उसमें फिल करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे, जो कि है 2n स्क्वायर, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ गिवन शेल। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे k शेल ले लिया गया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट पीरियड। अब एल शेल की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब एल शेल की बात करते हैं तो 2 इंटू एल का होता है 2 होता है, जैसे देखिए के एल एम एन, तो इसकी जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एल है तो 2 का स्क्वायर करें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं 9th पॉइंट का, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी। तो जो एलिमेंट का पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में वो क्या बताएगा, रिएक्टिविटी को बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे ट्रेंड्स थे, किधर जाने पर क्या चीज बढ़ती थी, कैसे घटती थी, वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, मतलब ये सबसे जो बाहरी वाला शेल होगा, मतलब इसका जो बाहरी वाला है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ये प्रेजेंट होंगे। उसके बाद दूसरा नंबर का आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक साइज जिसका जितना बड़ा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो रेडियस है वो उतना ही ज्यादा है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए क्या कह रहा है, जो एटॉमिक साइज होगा और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। मान लीजिए एक रफ पेज ले लेते हैं, हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो एटॉमिक रेडियस और साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा,
और वो क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू, यहाँ पे देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, इसीलिए जो साइज होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नए नए शेल जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी एटम का टेंडेंसी होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा पीरियड के क्रॉस, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में ऐसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्या होगा? जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ेगा, और जब चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको टाइटली बाइंड कर लेगा, मतलब कि बाउंड कर लेगा। जैसे कि देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सेल तो सेम रहेगा, पीरियड में सेल तो बढ़ता नहीं है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसके लिए क्या होगा? टेंडेंसी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की। दूसरा पॉइंट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग द बॉन्ड। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे मेटल को बोलते हैं जो कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है? दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मेटल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ लेफ्ट साइड में मेटल्स पाए जाएंगे, वाइल नॉन मेटल्स आर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? नॉन मेटल्स, और यहाँ पर क्या होंगे? मेटल्स। इन द मिडिल, पांचवा पॉइंट, वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड होते हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, तो वो यहाँ पे बीच में आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? मेटलॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं छठवें पॉइंट्स की। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक्स इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, टेबल बनाकर दिया गया है, जिसमें कि हमको पूरा का पूरा बताया गया कैसे क्या इंक्रीज होगा, कैसे क्या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो बताया गया है वो एटॉमिक साइज के बारे में बात हो रही है। तो वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? रीजन दिया गया है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो साइज होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी, श्रिंक करेगी। अब वेरिएशन अलोंग ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा? बढ़ेगा। ग्रुप में क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा साइज। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। नए नए सेल ऐड होते जाएंगे तो साइज क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी हो जाएगी।
ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी इतनी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम पीरियड के क्रॉस जाएंगे तो वो भी क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब देखते हैं रीजन क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो टाइटली बाइंड कर लेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, लूज करने की जो शक्ति है, टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी, मतलब कि वो कम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, तो ये बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो जो टेंडेंसी है लूज करने की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। तो ये क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो इसकी टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जिसमें कि 1 मार्क के भी हैं, एक ही सिंपल वेरी शॉर्ट टाइप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि देखिए, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट डोबेरेनिया ट्रेड। तो अभी हमने देखा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, हो गया आंसर। राइट डाउन ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन सबको आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। उसके बाद तो इन सबको आपको अटेंड करना होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।